आपके अधिकार, आपकी आज़ादी हर पल, हर दिन एक अनजाने खतरे में है। क्या आपने कभी सोचा है, वो बुनियादी हक जो हमें संविधान ने दिए हैं, जीने का, बोलने का, सम्मान से रहने का हक, वो कितने नाजुक है? तो फिर सवाल ये उठता है, जब इन्हीं अधिकारों को कुचला जाता है, जब सिस्टम ही आपके खिलाफ हो जाए, तो कौन है जो आपकी रक्षा करेगा? कौन है वो पहरेदार जो आपके लिए लड़ेगा? हमारे सामने एक नाम आता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी एनएचआरसी, जिसे इंडिया का ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग भी कहते हैं। वॉचडॉग यानी एक रखवाला। लेकिन क्या ये नाम सिर्फ कहने के लिए है? क्या इस रखवाले के पास सच में ताकत है? आइए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले एनएचआरसी को बनाया ही क्यों गया? फिर देखेंगे इसके पास असली शक्तियां क्या हैं। कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे जहां इसने काम किया। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे टूथलेस टाइगर डिबेट कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जब एनएचआरसी फेल होता है तो कौन है सुप्रीम गार्डियन? फाइनली, इसका फ्यूचर क्या है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमें एक अलग से ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाना पड़ा? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1991 से। तब भारत ने यूनाइटेड नेशंस के पेरिस प्रिंसिपल्स को साइन किया। ये एक तरह का इंटरनेशनल वादा था कि हर देश अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगा। इसी वादे को निभाने के लिए 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाया गया। और ठीक उसी साल 12 अक्टूबर को एनएचआरसी अस्तित्व में आया। बाद में 2006, 2019 और 2023 में इस एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए ताकि इसे और मजबूत बनाया जा सके। तो ठीक है, कमीशन तो बन गया, लेकिन इस वॉचडॉग को, इस रखवाले को क्या हथियार दिए गए हैं? आइए इसके आर्सेनल पर एक नजर डालते हैं। इसके पास आखिर पावर्स हैं क्या? देखिए, इसकी ताकत शुरू होती है इसकी बनावट से ही। इसका चेयरपर्सन कोई आम आदमी नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी होते हैं, और ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्हें ह्यूमन राइट्स की गहरी समझ हो। इतना ही नहीं, SC, ST, वुमेन, माइनॉरिटीज जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट कमीशंस के चेयरपर्सन्स भी इसका हिस्सा होते हैं। और इन सबको चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन एक ऐसी कमेटी की सिफारिश पर जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक शामिल होते हैं। मतलब साफ है, इसे पावरफुल और अनबायस बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो अब ये हाई पावर कमीशन करता क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का सेक्शन 12 इसके काम बताता है। पहला, जांच करना। किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की शिकायत पर, चाहे आप कंप्लेन करें या ये खुद ही मीडिया रिपोर्ट्स देखकर सुओ मोटो एक्शन ले ले। दूसरा, इंटरवीन करना। अगर किसी कोर्ट में ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है तो ये उसमें दखल दे सकता है। तीसरा, विजिट करना। ये कभी भी किसी जेल या डिटेंशन सेंटर जाकर वहां के हालात देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों में जागरूकता फैलाना और सरकार को आईना दिखाना कि कानून में क्या सुधार जरूरी है। और जांच के लिए इसके पास मामूली पावर्स नहीं है। एनएचआरसी के पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां हैं। मतलब ये किसी को भी समन करके गवाही के लिए बुला सकता है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ये सरकार को सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित को मुआवजा दो, दोषी अफसर पर केस चलाओ। कागज पर तो ये काफी पावरफुल लगता है ना? कागज पर शक्तियां होना एक बात है, असली मैदान में उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। तो क्या एनएचआरसी ने सच में कोई फर्क डाला है? चलिए कुछ रियल लाइफ केसेस देखते हैं जहां एनएचआरसी एक्शन में आया। एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1997 का राजस्थान डकैती विक्टिम केस। इस मामले में पुलिस की गलती की वजह से कुछ लोग पीड़ित हुए थे। एनएचआरसी ने इसमें इंटरवीन किया और स्टेट गवर्नमेंट को उन पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ कमीशन ने सीधे स्टेट को उसकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर मामला था पंजाब मास क्रिमेशन केस। पंजाब में आतंकवाद के दौर में पुलिस ने हजारों लावारिस लाशों का गैर कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया था। सोच के देखिए, एनएचआरसी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और एक ऐसे काले सच को दुनिया के सामने लाया जिसे सब भुलाना चाहते थे। यहाँ एनएचआरसी ने स्टेट अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। और फिर 2002 के गुजरात दंगे, जब पूरा स्टेट चल रहा था, एनएचआरसी ने इंतजार नहीं किया। उसने सुओ मोटो एक्शन लिया, यानी खुद से ही मामले का संज्ञान लिया। सरकार को नोटिस भेजे, रिपोर्ट्स जारी की और साफ साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। इसके इंटरवेंशन ने पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींचा और सरकार पर प्रेशर बनाया। तो इन केसेस से लगता है कि एनएचआरसी काफी पावरफुल है।
अहम रोल निभाता है। फिर इसे टूथलेस टाइगर क्यों कहते हैं? बिना दांत वाला शेर, ऐसा क्यों? अब आते हैं इसकी असली कमजोरी पर, इसके अकीलीज हील पर। यही है इसकी पूरी कहानी का ट्विस्ट। देखिए, एनएचआरसी कॉम्पेंसेशन रेकमेंड कर सकता है, पर उसकी रेकमेंडेशन मानना या ना मानना सरकार के हाथ में है। ये बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक सलाह है। ये जांच कर सकता है, पर किसी को सजा नहीं दे सकता। पनिशमेंट देने की पावर इसके पास है ही नहीं। ये आर्म फोर्सेस यानी सेना के खिलाफ भी सीधे जांच नहीं कर सकता, सिर्फ उनसे रिपोर्ट मांग सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, अगर कोई मामला 1 साल से पुराना हो गया है तो एनएचआरसी उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। अब आप ही बताइए, इन लिमिटेशंस के साथ ये शेर शिकार कैसे करेगा? तो फिर सवाल उठता है, जब ये पहरेदार ही कमजोर पड़ जाए, जब ये वॉचडॉग ही कुछ न कर पाए, तो उम्मीद कहाँ से आएगी? तब तस्वीर में आती है हमारी द जुडिशरी। और जुडिशरी का सबसे बड़ा हथियार है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक जादुई टूल है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ह्यूमन राइट्स को एक नया मतलब दिया है। PIL के जरिए कोई भी इंसान, किसी गरीब, किसी दबाए गए वर्ग के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये उनकी आवाज बनती है जिनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि आखिर में संविधान का असली रक्षक, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी ही है। खासकर जब बात आती है पार्ट 3 में दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स की, जहां एनएचआरसी की सिफारिश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, वहां सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से उन्हीं राइट्स को लागू करवा सकती है। वो आखिरी और सबसे मजबूत उम्मीद है। ओके, चलो अब एग्जाम के लिए एक सिंपल सा हैक। सोचो, एनएचआरसी एक क्रिकेट मैच का सुपर रेफरी है। उसका काम है देखना कि कोई प्लेयर फाउल प्ले ना करे, यानी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन ना करे। वो कंप्लेंट्स सुनता है, ग्राउंड यानी जेल्स चेक करता है, और टीम कैप्टन्स मतलब गवर्नमेंट को सजेशन देता है। लेकिन वो किसी प्लेयर को आउट नहीं दे सकता, वो सिर्फ अपील कर सकता है। फाइनल डिसीजन तो थर्ड एम्पायर यानी जुडिशरी ही लेती है। इसलिए रेफरी इंपॉर्टेंट है, पर सजा देने की पावर उसके पास नहीं है। सिंपल, राइट? तो इतनी बहस के बाद आखिर वर्डिक्ट क्या है? क्या एनएचआरसी को बंद कर देना चाहिए, या इसमें सुधार करके इसके दांत वापस लाए जा सकते हैं? चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। All right, time for a 30-second rapid-fire recap. Ready? NHRC, established in 1993 under the protection of human rights. रोल क्या है? जांच करना, इंटरवीन करना, जेल्स विजिट करना और अवेयरनेस फैलाना। पावर्स, सिविल कोर्ट जैसी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या हैं? रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, सजा देने की पावर 0, आर्म फोर्सेस पर जुरिस्डिक्शन लिमिटेड, और डिलेज और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के आरोप तो हमेशा लगते हैं। और आखिर में जुडिशरी, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स की अल्टीमेट गार्डियन। इसका अस्त्र PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये वहाँ राइट्स एनफोर्स कर सकती है जहाँ एनएचआरसी के हाथ बंधे हैं। तो मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, क्या हमारे ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए एक ऐसा वॉचडॉग काफ़ी है जिसके पास भौंकने की आवाज़ तो है, पर काटने के लिए दांत नहीं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।